हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वैनगार्ड डिफेंस एकेडमी। और 2 दिन क्या है, छुट्टियाँ थी राखी की, इस वजह से प्रॉपर आपको क्लास नहीं मिल पाई होगी। मैं समझ सकता हूँ डिले होने में, लेकिन अब जो क्लास थी हमारी फोर्स एंड प्रेशर की, उसको हम क्या करेंगे, रिज्यूम रखेंगे। उसके आगे की हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने फोर्स एंड प्रेशर के अंदर फोर्स पढ़ रहे थे। फोर्स के अंदर हमने 2 टाइप ऑफ फोर्स देखी थी, टाइप्स ऑफ फोर्सेज देख ली थी, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, और उनके पार्ट्स भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज उनके जो पार्ट्स थे, उनके अंदर जो फोर्सेज थी, उन फोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमने देखा था कि 2 टाइप की फोर्स है। ठीक है, कौन कौन सी है? मस्कुलर, पहली फोर्स कौन सी थी? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, देखो मस्कुलर फोर्स को हम डिटेल में बात करेंगे। तो मस्कुलर फोर्स कौन सी फोर्स है बेटा? जो हमारे मसल के थ्रू, हमारे मसल की स्ट्रेंथ के थ्रू जो फोर्स जनरेट करते हैं हम, उसे हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हम किसी चीज को फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को खींच रहे हैं, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को किक मारते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, किसी चीज को स्क्वीज करते हैं, है ना, किसी चीज को च्यू करते हैं। अपने जो अपन जो ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, अपने जो लंग्स हैं, वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? मस्कुलर फोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तभी तो क्या होता है, पंपिंग होता है अंदर, ब्रीदिंग, है ना, ब्रीद आउट और ब्रीद इन होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, वो मसल्स हैं हमारे अंदर, जो मसल्स हैं लंग्स के अंदर, वो मसल्स क्या करते हैं, एक बार सिकुड़ते हैं, एक बार क्या होते हैं, फूलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपांड होना। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, मस्कुलर फोर्स जनरेट होती है। और इसी प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक फोर्स जनरेट करते हैं, वो मस्कुलर फोर्स होती है। जो मसल से जनरेट होने वाला फोर्स है, उसे हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स समझ गए। अब इसके बाद में देखो, मस्कुलर फोर्स को अगर हम देखें तो लिखते हैं, तो देखो मस्कुलर फोर्स क्या होती है, जिसके अंदर द फोर्स जनरेटेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, किकिंग हो गया, ठीक है, वो एक मस्कुलर फोर्स है। पुलिंग हुआ, ठीक है, पुशिंग हुआ, है ना, ठीक है, ये सारे के सारे मस्कुलर फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, इसके अलावा हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, दूसरा पार्ट देखा था, वो कौन सा था, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा था? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, जिसके अंदर क्या होता है, 2 सरफेसेस, मतलब 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके बीच में 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लो, 2 सरफेसेस मान लो, 2 बॉडीज मान लो, 2 मैटर मान लो, जो भी है, उनके बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, और जब मोशन हुआ तो उस समय क्या हुआ, उनके बीच में कनेक्शन बना। ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ये सॉलिड सरफेस है, ये मार्कर है, सॉलिड सरफेस है। अब इसके बीच में जो कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, और इस कनेक्शन के अंदर क्या किया मैंने, इस पे मार्कर चलाया। ठीक है, तो जैसे ही ये मार्कर स्टार्ट हुआ यहाँ से रब करना, और ये जो सरफेस है इस बोर्ड का, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, मार्कर का सरफेस, बोर्ड का सरफेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ जाने से अपोज करेंगे, मतलब रेजिस्ट करेंगे, उनको रोकेंगे। और इसी रोकने वाले फोर्स को, इसी रोकने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी सरफेसेज हैं, जैसे कि हम चलते हैं, तो एक तो हमारा सरफेस हुआ, एक क्या हुआ, जिस चीज पे हम चल रहे हैं उसका सरफेस हुआ, तो वो दोनों सरफेस क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट, उनको रोकने वाला फोर्स अप्लाई करेंगे। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आज हम देखते हैं, वो क्या होती है, पॉसिबल है, मतलब वो चीजें होना पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वो बहुत सारी चीजें जो हम देख पाते हैं, जो हम कर पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि मैं लिख पा रहा हूँ, तो वो किस वजह से लिख पा रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, हम चल पाते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। हम माचिस जलाते हैं, कोई चीज जलती है, तो वो किस वजह से जल रही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो लोड ऑफ एक्शंस आर देयर व्हिच कैन बी ओनली पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ओनली दिस फिनोमिना। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स के बाद में हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उनके अंदर क्या था, कनेक्शन नहीं था, कॉन्टैक्ट नहीं था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या था, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन
ऑब्जेक्ट्स, है ना, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। और फिर भी क्या हो रहा था, उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा था। क्या हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था। विदाउट कॉन्टेक्ट द फोर्स इज जनरेटेड विच इज नोन एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या होता है कि द फोर्स अप्लाइड बाय द टू मैग्नेटिक बॉडीज। ठीक है, दो मैग्नेटिक बॉडीज के, टू मैग्नेटिक बॉडीज, दो मैग्नेटिक बॉडीज या टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो फोर्स अप्लाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय द टू मैग्नेटिक बॉडीज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर। तो इसका मतलब यह है कि दो मैग्नेटिक बॉडीज है, टू मैग्नेटिक बॉडीज आर देयर, उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब एक आकर्षण करने वाला और प्रति आकर्षण करने वाला, मतलब रिपल्शन वाला। ठीक है, एक तो आकर्षण और प्रति आकर्षण, मतलब दूर फेंकने वाला और खींचने वाला, जो फोर्स जनरेट होता है दो मैग्नेटिक बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा है कि बचपन में हम मैग्नेट से खूब खेलते थे। ठीक है, अभी भी काफ़ी लोग देखते हैं मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि दो चुंबक लेते हैं तो उनको एक दूसरे को पास में लाते हैं तो वो कभी कभी अट्रैक्ट करती है और कभी कभी क्या करती है, रिपेल करती है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा क्यों होता है, जब मैग्नेटिक बॉडी होती है ना, जिसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर मैग्नेटिक नेचर है जिस बॉडी का, उसके अंदर दो टाइप के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ए मैग्नेटिक बॉडी ले ली, एक बी मैग्नेटिक बॉडी ले ली। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम पास में ला रहे हैं। तो जब भी नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में आता है, मतलब एक मैग्नेटिक बॉडी का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेटिक बॉडी का साउथ पोल के पास में अगर हम लाते हैं तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। क्यों, क्योंकि जब डिफरेंट टाइप ऑफ अपोजिट टाइप्स ऑफ पोल्स को हम साथ पास में लाएंगे, मतलब अनलाइक पोल्स को हम पास में लाएंगे, किसको, अनलाइक पोल्स को। ठीक है, अनलाइक पोल्स को जब हम पास में लाएंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। याद रखना, व्हेन द अनलाइक पोल्स विल बी देयर तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जब लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये बी है, इसका भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये बी मैग्नेट है, ये ए मैग्नेट है। तो अगर जिनके पोल लाइक होंगे एक दूसरे के आमने सामने, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया कि दो मैग्नेटिक बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला फोर्स होता है, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, ये भी समझ गए। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बाद में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबने सुना है, एवरीबडी नोज अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। द मैटर स्टेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज ओनली एंड ओनली कैन हैपन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ स्टेबल है, अपनी अपनी जगह टिकी भी है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें नीचे क्यों जाती है, तो ये एक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। वो ही अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबने सुना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं सिंपल तरीके से अगर तुम्हें बताऊं तो इसमें होता क्या है कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है, मैटर का मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितना भी मास बॉडीज हैं, ठीक है, ये मार्कर है, ये एक मास बॉडी है, मैं एक मास बॉडी हूँ, मेरा एक द्रव्यमान है, ठीक है, इसका भी एक द्रव्यमान है ना। हर एक चीज़ जो हमें, हर एक वस्तु जो यहाँ दिख रही है वो सारी की सारी क्या है, मास बॉडी है। ठीक है, सबके पास क्या है, अपना एक द्रव्यमान है। तो जितनी भी मास बॉडी है, जितनी भी द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं, सारे के सारा मैटर क्या करती है, एक दूसरे को खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, ये मार्कर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये फैन मुझे खींच रहा है, ये दीवार मुझे खींच रही है, ये बोर्ड मुझे खींच रहा है, मैं बोर्ड को खींच रहा हूँ। तो इसी तरीके से क्या है, सब की सब चीज़ें एक दूसरे को खींचती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वही फोर्स है जो हर एक वस्तु को, हर एक वस्तु में होती है ये फोर्स, और हर एक वस्तु क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है।
तो ग्रेविटेशनल कौन सी फोर्स है? द फोर्स विच इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हर एक वस्तु के अंदर होती है। ठीक है, हर एक चीज़ों को खींच रही है। अब देखो इसको अगर हम, अब आप ये बोलोगे कि सर अगर ये मार्कर आपको खींच रहा है या मैं मार्कर को खींच रहा हूँ तो ये इसको छोड़ने के बाद भी नीचे क्यों जाता है? ये मेरे पास आना चाहिए ना, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सामने मार्कर पड़ा है, मैं उसको खींच रहा हूँ तो ये मेरे पास आना चाहिए। कैमरा लगा हुआ है, मैं उसको खींचूंगा तो मेरे पास आना चाहिए ना, वो अपनी जगह क्यों स्टेबल है? ठीक है, देखो ये ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करता हूँ, देखो मैथमेटिकली इसका फॉर्मुलेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो इसको अगर मैं डिफाइन करता हूँ फोर्स को, तो ये फोर्स ये बोलता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका कहने का मतलब यह है कि मैंने क्या किया, एक मास ऑब्जेक्ट m1 ले लिया, एक मास ऑब्जेक्ट m2 ले लिया। ठीक है, दो, और ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे कि हमने बात की है कि क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वाली है, तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है r, जिसको हमने मान लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें फोर्स निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे हम, कि इनका जो फोर्स है, ये जो F है, इसको हमने क्या माना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया उसके m1 और m2 के। ठीक है, उनके मासेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर मासेज बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, और इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मान लिया हमने उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, कि क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। इसका मतलब यही हुआ। तो अब देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं मास की, अगर मास बढ़ रहा है तो क्या होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगी। तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरा मास जो है अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है कि कम है? कम है ना, बहुत कम है। इस अर्थ पे मैं एक बिल्कुल डस्ट पार्टिकल की तरह हूँ। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ा है ना, अपनी जो अर्थ है उसका मास बहुत ज़्यादा है, मेरे मास से तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आई एम जस्ट अ डस्ट पार्टिकल इन फ्रंट ऑफ द अर्थ। तो अगर मास बड़ा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, मास बड़ा है तो फोर्स ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये मार्कर है, इसका m1 मास है और अर्थ का m2 मास है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है मेरे और इस मार्कर के प्रोडक्ट से तो ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा किसका फोर्स हुआ, मार्कर और अर्थ का। ठीक है, इन दोनों का मास ज़्यादा होना है, मिला के उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए जिधर ज़्यादा फोर्स होगा तो किधर ज़्यादा फोर्स है, अर्थ की तरफ है ना, क्योंकि मास ज़्यादा है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, तो अर्थ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, इसलिए हमेशा नीचे जाता है, मेरे पास नहीं आता। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से गिरेगी तो सब नीचे ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी चीज़ें डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। ये चीज़ समझ गए? ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात कर रहे थे, F इक्वल टू Gm1 m2 होता है। G यहाँ पे क्या है बेटा, G यहाँ पे याद रखना, G यहाँ पे क्या है, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है, जो G है, G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। और इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सैनिक स्कूल में RIMC में RMS में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते नहीं है। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी ग्रेविटेशन में मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, बाकी अगर ग्रेविटेशन हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पूरी डिटेल में और बात करेंगे। अब देखो, इससे अगला जो फोर्स था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, वो कौन सा था?
वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स था जो अट्रैक्टिव फोर्स था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन होगा ग्रेविटेशनल जैसा ही। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, या फिर हम मान सकते हैं कि टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इसका अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही निकलेगा कुछ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ ऐसा ही है, सिर्फ K की जगह वहाँ पे क्या था? कैपिटल G। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है किसके बीच में? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। जैसे मान लो ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, इनके बीच में वही डिस्टेंस R है। ठीक है, अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है। अब वो अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? जब प्लस वाले चार्ज होंगे भाई, सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, तो क्या होगा? हमेशा रिपल्शन होगा। मैंने ये बताया था, रिपल्शन होगा। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, प्लस और माइनस का है, पॉजिटिव और निगेटिव का है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या था? F इज इक्वल टू G Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे K क्या है? K क्या है? कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो K की वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और इससे ज़्यादा तुम्हें कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा नहीं RMS सैनिक स्कूल में। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इससे ज़्यादा ये बहुत है, ये इनफ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते नहीं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा लास्ट जो फोर्स थी उसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो फोर्स थी कौन सी? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स के अंदर हमने देखा था, देखो बेटा, लास्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जिसको हम नाभिकीय बल भी बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, टू प्रोटॉन्स और बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, और इट कुड बी बिटवीन वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस। देखो हमारा जो एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। भाई न्यूक्लियस किससे बनता है एटम का? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये जो फोर्स होती है ना, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होगी। कैसी होगी बेटा? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होगी, अट्रैक्टिव। ठीक है, रिपल्सिव कभी नहीं होगी, ये याद रखना। ये हमेशा हर एक कंडीशन में कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। और ये अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? न्यूट्रॉन, भाई दो न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है। ठीक है, दो प्रोटॉन्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, वन न्यूट्रॉन और वन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है। और ये क्या होता है? ये एटम के न्यूट्रॉन को या फिर एटम के प्रोटॉन को, दोनों को एक जगह स्टेबल बना के उसके न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए ये फोर्स जनरेट होती है। इस वजह से जितने भी मैटर हैं, जितने भी चीज़ें दिखती है हमें, वो क्यों स्टेबल है? वो स्टेबल फॉर्म में इसलिए है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। और वो स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स काम करती है, और वो क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो हमने सारी फोर्सेस के बारे में बात कर ली। हमने फोर्स के बारे में अच्छे से बात कर ली, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, उनके पार्ट्स के बारे में बात कर ली, उनमें जो फोर्सेस लाई कर रही थी उनके बारे में बात कर ली। तो हमने फोर्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में हम प्रेशर चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, प्रेशर के पार्ट पे चलेंगे, और आगे के जो वीडियोज होंगे उनके अंदर हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आई होप यू एंजॉय द फोर्स।
ठीक है, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।